पिछले 15 साल से आप ये देखिए रियाज साहब कि एक भी वीडियो विधानसभा के अंदर में अगर वो बोले हों जो वायरल हुए हों। मास्टर मुजाहिद साहब बोलते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। जावेद साहब बोलते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। हमारे एमपी हज़रत मौलाना असाउल हक कासमी साहब थे, वो जब पार्लियामेंट में बोलते थे उनकी वीडियो वायरल हुआ करती थी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आप भी चैनल चलाते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, और आवाम से भी कहना चाहूँगा कि जिनको आप 15 साल से लगातार रहनुमा चुन रहे हैं, वो क्या आपकी आवाज़ उठाया? वो कभी आपकी आवाज़ नहीं उठाया। एक भी वीडियो वो दिखा दे असेंबली के अंदर का कि मैंने इलाके के मसाइल को सलीके से जाकर के वहाँ उठाने का काम किया, बिल्कुल ज़ीरो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इलाके की तकदीर लिखी जाती है असेंबली के अंदर में, और असेंबली में आपके ऐसे लोग जाएं जो आपके इलाके के मसाइल को उठाने की कुव्वत रखते हों, है ना, और इलाका को ये बात बताने की अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर आज हम लोगों के बीच हमारे ख़ास मेहमान हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर, सीमांचल की शान तबरेज़ हाशमी साहब। तबरेज़ हाशमी साहब से पहला सवाल ये है कि सर आप ये बताइए कि आप स्टेज में लोगों के दिलों को जीतते हुए, लोगों की बातों को, सीमांचल की बदहाली को आप स्टेज में गा कर के भी, सुना कर के भी आप यहाँ की सरकार को भेजते थे, लेकिन आपको विधानसभा इलेक्शन में आने का क्या ज़रूरत पड़ा? क्यों आए आप? क्योंकि आप वैसे भी मशहूर और मारूफ हैं। आदमी दो ही चीज़ के लिए आता है, चाहे तो दौलत के लिए या फिर शोहरत के लिए, और अल्लाह का करम है कि दोनों आपके पास है। फिर आने का आपको ज़रूरत क्यों पड़ा? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम नाजरीन को मेरा सलाम है। और जहाँ तक आपने मुझसे कहा कि आपको सियासत में आने की क्या ज़रूरत है, आप स्टेज के माध्यम से, मुशायरों के जलसों के माध्यम से आप यहाँ के मसाइल को उठाते थे और हुकूमत को आईना भी दिखाने का काम करते थे। लेकिन आज इसलिए ज़रूरत आन पड़ी है कि हमारे बहादुरगंज विधानसभा की जो बदहाली है, इसको देख करके, और पूरे सीमांचल की जो बदहाली है, इसको देख करके मतलब ख़ुद को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये सोचे कि इलाके की तकदीर जहाँ लिखी जाती है, जो हमारे बिहार की सबसे बड़ी पंचायत है असेंबली, वहाँ जा कर के आवाज़ उठाने वाला हमारे इस इलाके का रहनुमा कोई अच्छा है नहीं। हमारे ख़ास तौर पर बहादुरगंज विधानसभा के पिछले 15 साल से आप ये देखिए रियाज साहब कि एक भी वीडियो विधानसभा के अंदर में अगर वो बोले हों जो वायरल हुए हों। मास्टर मुजाहिद साहब बोलते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। जावेद साहब बोलते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। हमारे एमपी हज़रत मौलाना असाउल हक कासमी साहब थे, वो जब पार्लियामेंट में बोलते थे उनकी वीडियो वायरल हुआ करती थी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आप भी चैनल चलाते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, और आवाम से भी कहना चाहूँगा कि जिनको आप 15 साल से लगातार रहनुमा चुन रहे हैं, वो क्या आपकी आवाज़ उठाया? वो कभी आपकी आवाज़ नहीं उठाया। एक भी वीडियो वो दिखा दे असेंबली के अंदर का कि मैंने इलाके के मसाइल को सलीके से जाकर के वहाँ उठाने का काम किया, बिल्कुल ज़ीरो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इलाके की तकदीर लिखी जाती है असेंबली के अंदर में, और असेंबली में आपके ऐसे लोग जाएं जो आपके इलाके के मसाइल को उठाने की कुव्वत रखते हों, है ना, और इलाका को ये बात बताने की ज़रूरत है, और इलाके का फ़ैसला जहाँ होता है वहाँ अच्छे लोगों को जाने की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से गुजारिश इसलिए करता हूँ कि नौजवानों, अब जाग जाओ। आपके इलाके में काम नहीं हुआ, एजुकेशन पर कोई काम नहीं हुआ, इलाके पर स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ, यहाँ की बदहाली पर कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें अच्छी नहीं है तो बेरोज़गारी पर कोई आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए परदेश चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ करके, बीवी को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके कमाने की खातिर। 15 साल का एक भी वीडियो उनका आप मुझे दिखा दीजिए, और मैं कुछ भी नहीं रह करके,
मैं मुशायरों के ज़रिए से, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से, आपके सोशल मीडिया के ज़रिए से हमेशा अपने कौम की आवाज़, इलाके की आवाज़, यहाँ की बदहाली पर हमने गुफ्तगू करने का काम किया और उनको भी आईना दिखाने का काम किया। इसलिए आज मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब इलाके को ज़रूरत है मेरी। और मैं, आप जो कहते हैं कि दौलत भी है आपके पास, शोहरत भी है, तो मैं कहता हूँ कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मैं ना दौलत कमाना चाहता हूँ, ना मैं शोहरत कमाना चाहता हूँ। शोहरत ने अल्लाह ने मुझे इतनी दे दी जहाँ तक मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था। दौलत जहाँ तक है मैं कमा करके खाता हूँ। सर, कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि इन 15-16 सालों में विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है क्षेत्र के लिए, तो फिर बार बार जनता उनको चांस क्यों देती है? कुछ तो बात होगी उनके अंदर में। स्थिति, कभी गाय गोश्त के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी कांग्रेस के नाम पर ये इलाके को डराया गया। मुसलमानों को बिलखुसूस डराया गया कि अगर आप कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को वोट दे देंगे तो आपका गाय गोश्त नहीं खाने दिया जाएगा आपको। ये जज्बाती खेल खेला गया लोगों के साथ। आवाम अब तालीम याफ्ता हो चुकी, बच्चे तालीम याफ्ता हो चुके। अब बच्चे समझते हैं इन बातों को कि नहीं, गलत बात है। बोलते हैं कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए जो काम किया, माइनॉरिटी के लिए, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भले विरोध करते हो कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके साथ रह कर के बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में कोई जिस तरह से योगी कर रहा हो इस तरह से बिहार में होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया नीतीश कुमार ने, मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह बढ़ा दिया। अभी नियोजित शिक्षक जो जितने भी हमारे असातिज़ा स्कूल के, उन लोगों की तनख्वाह को बढ़ा देने का काम किया, ये नीतीश कुमार ने किया। और मुसलमानों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, जो बेरोज़गार बच्चे थे, उनको 5 लाख रुपए का लोन दे करके बिजनेस करने के लिए देने का काम किया। आप देख लीजिए कितने सारे लोग आपके भरादर में, आप जहाँ से आते हो वहाँ के, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों ने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का लोन लेकर के आज काम कर रहे हैं। ये सरकार ने अच्छा काम किया। तो जो चीज़ अच्छी चीज़ है उनको बोलना भी चाहिए। और मैं जब नीतीश कुमार ने गलत फैसला लिया तब मैंने आवाज़ बुलंद किया। और मैं इस पार्टी को इसलिए पसंद करता हूँ, हर पार्टी का अलग विचारधारा है। कांग्रेस का अलग विचारधारा है, आरजेडी का अलग विचारधारा है, मीम का अलग विचारधारा है, और आपका भाजपा का अलग विचारधारा है। जनता दल यूनाइटेड का विचारधारा साफ है। मुसलमानों को टारगेट नहीं करती है ये पार्टी, मुसलमानों के लिए अच्छा सोचती है। और ये मुस्लिम इलाका है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर कोई मुस्लिम रहनुमा जीत करके, या कोई भी जेडीयू से जीत करके जाते हों, तो इस इलाके को और ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना सकता है। बगल के इलाके में देख लीजिए, मास्टर मुजाहिद को देख लीजिए, तेल इलाका काफ़ी तरक्की याफ्ता बनाया। नौशाद साहब को देख लीजिए, ठाकुरगंज को अच्छा तरक्की याफ्ता बनाया। और आपके बहादुरगंज में आप देख लीजिए कि कितनी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी इतने हो गए हैं कि आप ब्लॉक में जाइए, एक आप निवासी फ्री में नहीं बना सकते। आप ब्लॉक के अंदर में चले जाइए, आप कोई चीज़ बीपीएल कार्ड नहीं बना सकते फ्री में। आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्रार पैसा लूट रहा है। हर चीज़ पर, हर विभाग में लूट खसोट मचा हुआ है। वजह क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ से अपना कमीशन बांध दिए, और कमीशन खोरी जब होने लगी तो नेता जब कमीशन लेगा प्रशासन से, तो प्रशासन जाहिर है अपना एजेंट छोड़ करके लूटेगा ही। तो ये काम हमारे इलाके में हो रहा है, इसका खात्मा करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। इसलिए हम इस असेंबली चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, अब जहाँ तक भ्रष्टाचारी की बात रही, तो भ्रष्टाचारी का मामला आपके बगल के जो विधानसभा है कोचाधामन, वहाँ के बारे में बोले आप कि बहुत बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन जिस दिन मैंने विधायक जी का इंटरव्यू लेने के लिए एक पोस्ट किया था, उससे 10 लड़का हमको ये बोला कि बहादुरगंज से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोचाधामन में। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी वाला मामला पूरे देश में है, तो आप सिर्फ बहादुरगंज को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर के। नहीं, हर जगह है ये। मैं सिर्फ बहादुरगंज के बारे में, बहादुरगंज असेंबली क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ की गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि बहादुरगंज से कम है और जगह, बहादुरगंज में कुछ ज़्यादा है। और आप कहते हैं कि काम हुआ बहुत ज़्यादा, लोग बार बार जिताते हैं। मैं आपको बोला परिस्थिति पर जिता रहे हैं लोग, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। अच्छा, विकास बता रहे हैं कि बहुत काम हुआ। आप ही बताइए कि कहाँ पर काम हुआ। आप बहादुरगंज से लेलिया चौक चले जाइए, सड़क कितनी खराब है। आप लोहागड़ा वाला रास्ता ले लीजिए, कितनी खराब है, कहीं पुल नहीं है। ठीक है, आप पुल बना रहे थे तो पुल पूरा क्यों नहीं हुआ, बन करके तैयार क्यों नहीं है।
आप कहते हैं कि हमने काम किया, तो आप चले जाइए लौचा साइड में, सड़कें नहीं है उधर, साथ मेरी गांव पूरा कट के बह गया। आप महेशभतना चले जाइए, एजुकेशन तालीम याफ्ता गांव है, उस गांव में सड़क नहीं है। आप कहते हैं कि हमने काम किया, आप चले जाइए, आप निशनरा, सबसे ज़्यादा टीचर बसते हैं उस गांव में, पढ़े लिखे लोग हैं। उस गांव को आपने आज तक सीधा नहीं कर पाया, उस गांव को आज तक आपने सड़क नहीं दे पाया। आप कहते हैं कि हम बहुत काम किए, टेरागाच में जाकर के बोल रहे थे कि बहुत काम किए हम। टेरागाच में जब वो भाषण दे रहे थे, लाइव में देख रहा था, यहीं से घर से ही लाइव देख रहा था, लड़कों ने वहाँ कर खड़े होकर के कहा कि साहब कोई काम नहीं हुआ, विधायक जी आप झूठ बोल रहे हैं। बोला है सुनो, सुनना है सुनो, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। आपने सुना कि नहीं सुना, देखा कि नहीं देखा वो वीडियो? तो ये अहंकारी है, काम कुछ नहीं हुआ। टेरागाच वालों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि टेरागाच वाला इस बार होश में आ गया है और टेरागाच वालों को जाकर के एक एक चीज़ बताने का काम किया है हम लोगों ने। और टेरागाच वालों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी। यार, जिस ज़मीन ने स्वतंत्रता सेनानी देने का काम किया हो, वो जहान अली मस्तान की सरजमीन है, हमारे किशनगंज के लिए फ़ख्र की बात है। और आप उस असेंबली का लीडर हो जिसने स्वतंत्रता सेनानी देने का काम किया। शराफत अली मस्तान, जहान अली मस्तान को आपने क्या किया उस इलाके के लिए? आपने आज तक कोई, आप बोलते हैं कि डीपीआर बना करके हमने दे दिया है निशनरा घाट का और मटियारी घाट का। झूठ बोल रहे हैं आप। ये लौचा पुल भी जो बना है, ये किस तरह से बना है, ये पूरी दुनिया जानती है। झूठ मत बोलिए आप, आपसे रहनुमाई नहीं होगी, आप छोड़ दीजिए। नई नस्ल को आगे आना चाहिए और नई नस्ल, रियाज साहब जाग चुकी है, नई नस्ल इस बार सबक सिखा देगी। सर, आप जिस जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, पिछले विधानसभा इलेक्शन में गठबंधन में रह करके उन्होंने लोगों को वोट मांगने का काम किया और उसे जनता वोट दी, लेकिन ऐन वक्त में उन्होंने पार्टी को छोड़ करके एक तौर से अगर देखें तो जनता को धोखा देने का काम किया है। धोखा दे करके वो भाजपा के साथ जाके मिल गया, तो उस पार्टी पर लोग विश्वास कैसे करें? क्यों वोट दे जनता दल यूनाइटेड को? क्यों वोट दे आपको? यह बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस चीज़ का साफ करने का काम किया है ना। नीतीश कुमार को भी जो जहाँ जहाँ गलत फैसला लिया, हमने अपने शायरी के ज़रिए से कहा। पिछले दिनों मैंने कहा था कि सत्ता का वो खिलाड़ी अजब फर्द हो गया, मोदी से मिलके उसका लहू सर्द हो गया, सैलाब में तबाह हुई ज़िंदगी इधर, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया। और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया कि हम अलग हो जाएं, तो उसमें तेजस्वी का बड़ा रोल था उसको अलग करने में। लोग कहते हैं कि तेजस्वी के साथ मिल करके जब आप और हम मिल करके कोई काम करेंगे और आप ये कहिएगा कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, और आप कहिएगा कि ये डीएम साहब यहाँ ना रहें, ये एसपी साहब यहाँ ना रहें, इस तरह से जब नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू किया वो और काम करने नहीं देना चाहा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे अच्छा है कि हम अपने काम करें कौम के लिए, इलाके के लिए, और बिहार को तरक्की याफ्ता बनाना है। तो उन्होंने इसको हटाने का काम किया। तो भ्रष्टाचारी खानदान के लोग हैं, इनका बाप अभी भी जेल में है, तेजस्वी यादव का, लालू यादव। सर, कहीं ना कहीं आप अभी जनता दल यूनाइटेड से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बात बोले, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, आज से महीना दिन 2 महीना पहले आप स्टेजों में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के खिलाफ कई बार बोले हैं, अपने शायरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं इस बात को कि ये एक ऐसी पार्टी है, दोनों पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों को परेशान करने वाली पार्टी है। यहाँ तक भी बोले कि एनआरसी, अब जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं कि मुसलमानों को लेके चलती है, तो एनआरसी वाले मामले में उनकी सरकार ने भाजपा को समर्थन क्यों दी? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए, इसका विरोध मैंने किया। सीए, एनआरसी, एनपीआर वाला मामला बहादुरगंज में सबसे पहले आंदोलन किसने किया? विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमने किया है। अरे आप सुनिए ना, किसने किया? वो बैनर है ना हम लोग के पास जी, हमने करवाया था ना, हमने बुलवाया था। वो युवा संगठन के बैनर तले हुआ था, उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर मैं था, है ना। उनको तो हम बुलाए थे, हेलीकॉप्टर वाले बाबू को हम बुलाए थे, तब वो यहाँ पर आए थे। सीए, एनआरसी, एनपीआर में उसके बोलने की हिम्मत थी जी। वो कह रहा था बिहार में कोई नेता नहीं बोल रहा है, हम कैसे बोल देंगे। हम कहा छोड़िए, डरिए मत, आज अगर आप आ जाते हैं, हम लोग का साथ देते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का आप लीडर बन जाइएगा। जब हमने जगाया, हमने बुलाया, उनको दिया स्टेज, आकर के बोला, हम ही से ना कहा था कि लाओ कफन बांध दो मेरे सर पर, हैं? याद है कि नहीं है? और उसके बाद आप सुन लीजिए, रैली जब हम लोग निकाले पूरे जिला में, जब रैली लेकर के गए, उसमें भी मैं साथ में था और उसका सारा खर्च मैंने उठाया। रैली का सारा खर्च, सीए, एनआरसी, एनपीआर का जितना भी आंदोलन हुआ युवा संगठन के ज़ेरे तमाम, वो सारा खर्च मैंने उठाया।
इमरान प्रतापगढ़ी को जो बुलाया गया जिला के अंदर में, उसका सारा खर्च मैंने उठाया। वो कहते हैं कि मैं किया नहीं, वो सोच रहा था कि तबरेज़ हाशमी थोड़े चुनाव लड़ेगा, तो वो क्रेडिट अगर हम आज नहीं आते तो वही लेते। सच बात है कि वही लेते। सर तो आप उनको हीरो बनाने का काम किए, आप एनआरसी के टाइम में उसको हीरो बना दिए, स्टेज में चला करके। ये रियाज बाबू, ये हीरो बनने का वक्त नहीं था, वो कौम को डिफेंस करने का वक्त था। हमारी कौम को जो मतलब भगाने के बारे में सोच रही थी सरकारें। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो नीतीश कुमार को बैकफुट आना पड़ा, बोला ना कि एनपीआर बिहार में नहीं होगा। हाँ, और फिर देख लीजिएगा बहुत जल्द सीए, एनआरसी, एनपीआर सारा मामला में जो है ना सरकार पीछे हटेगी। और अगर हम यहाँ से जीत करके जाएंगे तो इंशाल्लाह पुरजोर तरीके से सीमांचल की बातों को रखेंगे। और यहाँ मुस्लिम आबादी इलाका है, यहाँ के लोगों के दिलों में क्या बात है, इनके दिलों में क्या खौफ है, ये बात से हम सरकार को आगाह करेंगे। और आप देखिए कि आप जब अच्छे लीडर को चुन करके भेजिएगा तो आप नीतीश कुमार की पार्टी में भी रह करके आप देख लीजिए। मास्टर मुजाहिद साहब सीए, एनआरसी, एनपीआर वाला मामला में मेरे साथ कंधा से कंधा मिल करके चलते थे। हमने कई प्रोग्राम में उनके साथ मैंने कहा कि हमको ऐसा रहनुमा चाहिए जो अपने पार्टी और तख्त ताज को लात मार करके अपने कौम के लिए आवाज़ बुलंद करता हो। ये नीतीश कुमार की पार्टी में रह करके मास्टर मुजाहिद ने दिखाया। नौशाद साहब नहीं आ रहे थे, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, हमने कहा था, उनको भी आईना दिखाने का काम किया था। तो लोग अब क्यों नहीं आए वो सीए, एनआरसी, एनपीआर वाला मामला में सड़क पे, लेकिन कई जगह उन्होंने भी प्रोग्राम में, आंदोलन में शिरकत किया। जब हमने उसको जब ललकारा वहाँ जाकर के ठाकुरगंज में, तो अंजुमन वाला प्रोग्राम में मैंने देखा नौशाद साहब भी थे। तो जब अच्छे रहनुमा होते हों, सरकार अगर कुछ गलत फैसला लेती हैं तो सरकारों को भी आईना दिखाने का काम अपने लोग करते हैं, ये बात है। चलिए सर, कुछ सवालात हमारे दोस्तों के द्वारा दिया गया हुआ है, तो उन सवालों को भी रखना चाहूँगा मैं आपके सामने में। कि एक दोस्त है जिशान राज, उनका कहना है कि आप प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन पश्चिमी बेल्ट में आपको कोई नहीं जानता है, आपको क्षेत्र में उतरना चाहिए, अभी तक आप क्यों नहीं उतरे हैं फील्ड में? जिशान बाबू, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे जान लें आज इस मतलब चैनल के माध्यम से। पश्चिमी बेल्ट में मैं 2000 से प्रोग्राम करता हूँ, जलसों में, मुशायरों में, और लगभग जिम्मेदार लोग मुझे जानते हैं। मैं हर गांव में गया हुआ हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे क्यों नहीं जानते हैं, शायद आप तालीम हासिल करते होंगे या बाहर रहते होंगे। और जी ज़रूर मैं जाऊँगा, आपके यहाँ भी जाऊँगा, आपके घर भी जाऊँगा इंशाल्लाह। हमारे एक दोस्त हैं, करीबी दोस्त, जो कि विधायक जी के फेसबुक से बहुत सपोर्ट करते हैं। आप ज़मीनी स्तर पे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन फेसबुक के बहुत अच्छे उनके ये हैं, फॉलोवर हैं। तो उनका कहना ये है कि कल दिन तक आप विधायक तौसीफ के साथ थे, लेकिन अचानक आप उसको छोड़ करके आज अपने ही मर्दी मुजाहिद बनने का काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हर एक आदमी का अपना एक दौर आता है। क्या नाम है उनका? दिलशाद जी, दिलशाद साहब। हर आदमी का एक दौर होता है, हर आदमी का एक वक्त होता है। इलाके को ज़रूरत है आज मेरी, और मैंने महसूस किया, मैं जब इलाके में निकलता था लोगों ने मुझसे कहा, और पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है इसलिए मैं लड़ूंगा। इसमें आपके विधायक के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और सर एक सवाल और है कि अगर आप जीत जाते हैं, पार्टी आपको टिकट दे देती है, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? एजुकेशन का सुधार करना, स्वास्थ्य विभाग पे जो अभी जो भ्रष्टाचारी हो रही है उस पर सुधार करना, किसानों के लिए लड़ाई लड़ना, जो किसान का चेहरा सूखा हुआ है, मायूसी है, उनके चेहरे पे खुशी लाऊंगा इंशाल्लाह, और किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और बेरोज़गारी को दूर करूंगा बाबू। ये काम है मेरा, और ये 4-5 चीज़ों पर आप जब काम करेंगे तो इलाका खुशहाल हो जाएगा। हमारे साली मंजर साहब हैं, जो कि भोड़दा पंचायत से हैं, उनका सवाल है कि लोग करोड़ों रुपया लेकर के टिकट के लिए खड़े हैं, और आप हमेशा जदयू का खिलाफ किए हैं, तो आपको पार्टी टिकट फिर क्यों दे? सालिम मेरे अच्छे दोस्त हैं, और सालिम देख रहे हैं कि एक तरफ रसूखदार लोग हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बड़े लोग हैं, और एक तरफ एक शायर है, भिखारी आदमी है, तबरेज़ हाशमी, ये कैसे चुनाव लड़ेगा? तो सालिम साहब को हौसले के लिए मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव सपोर्ट से लड़ा जाता है, पागल पैसों से नहीं। तो इसलिए चुनाव सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। आप मेरा पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ सालिम साहब। हमारे एक दोस्त हैं जहीर नाम से, उनका सवाल ये है कि आपको इससे पहले कि आप कभी इलेक्शन लड़े हैं, क्या आपको राजनीतिक अनुभव क्या है? दूसरा सवाल उन्हीं का है कि आप एक समाज सेवी हैं पहले से भी, तो जीतने के बाद आप समाज सेवी का काम करेंगे या फिर एसी में बैठ के आराम करने का काम करेंगे? क्या नाम है भाई का? जहीर भाई, मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव अगर जीतूंगा
तो समाज के लिए काम करूँगा, अपनी कौम के लिए काम करूँगा, अपने इलाके के मसाइल को जाकर के पुरजोर तरीके से उठाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला इलाके को तरक्की याफ्ता भी बनाऊँगा। और आप भी देखिएगा कि जितने भी लोग यहाँ से जीत करके गए हैं अब तक असेंबली के अंदर में 15 साल से, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, या जितने भी लोग जीत करके गए हमारे इलाके को नज़रअंदाज किए जा करके वो खुद का पेट भरे हैं। और हम शायर हैं, समाज का आईना है और आईना बन करके आपके इलाके की आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने इलाके को तरक्की याफ्ता भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे एक दोस्त हैं MS मजहर साहब, उनका सवाल है कि आप सीमांचल के शान हैं, एजुकेटेड हैं और कांग्रेस विधायक का बहुत करीबी रह चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना राजनीति बना रहे हैं और चुनाव के समय आप अपना समर्थन फिर से विधायक जी को दे देंगे? क्योंकि विधायक जी से अभी युवा लोग परेशान हैं और वहीं पे युवाओं को लेके आपका एक अलग मोहब्बत है, युवा आपको बहुत चाहते हैं। अगर आप क्या पता फिर उस समय जाकर विधायक जी का साथ खड़े हो गए तो ऐसा तो कोई सोच नहीं है ना आपका? चुनाव मैदान में मजहर बाबू जब हम उतर गए हैं तो उतर गए हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। आप लोग मुझे अपना आइडियल मानते हैं या दोस्त मानते हैं या बड़ा भाई मानते हैं, तो मैं आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं आप लोगों को मायूस होने नहीं दूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिल करके जैसा आप लोग कहिएगा वैसा करूंगा, लेकिन विधायक तौसीफ साहब को सपोर्ट नहीं करूंगा, इतना आप लोग जान लीजिए। सर एक सवाल मेरा है और ये आखिरी सवाल है कि आप जदयू से आना चाहते हैं, तो ये बताइए कि 2 सवाल है इसमें छुपा हुआ। एक तो पहले ये बताइए कि आला कमान की तरफ से आपको कुछ मैसेज कॉल या फिर आपको ये हुआ है कि आप इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, विधानसभा इलेक्शन जदयू से? देखिए जदयू से मेरा दूर दूर तक का निस्बत नहीं, मतलब लोगों से, नेताओं से निस्बत, मतलब किसी पार्टी का मैं सदस्यता नहीं लिया आज तक रियाज बाबू। मैंने आज तक मेंबर तक का जो मेंबर होते हैं वहाँ तक का चुनाव नहीं लड़ा। मैं नगर पंचायत का हूँ, यहाँ वार्ड कमिश्नर होते हैं, मैं उसका भी चुनाव नहीं लड़ा हूँ। हाँ, लेकिन मैं चुनाव में मेरी दिलचस्पी हमेशा रही है और मैं 2006 से बड़े बड़े मंचों में तस्लीमुद्दीन साहब के साथ काम किया और चचा भतीजा का रिश्ता जो मशहूर है बहुत करीब रहा। तो ये जानिए कि मैं जदयू से मुझे जो फ़ोन आया, पूरे बिहार में आप देखिएगा कि एक आदमी सीमांचल से इतनी आवाज़ बुलंद करता है, तो मुझे बड़े बड़े पार्टियों, बड़े बड़े मिनिस्टरों से मेरी ताल्लुकात रही है, ज़ाती ताल्लुकात। तो वहाँ से एक फ़ोन आया मुझे, एक नहीं 2 लोगों का फ़ोन आया कि तबरेज़ साहब आप बहादुरगंज से तैयारी कीजिए और बहादुरगंज जदयू के हिस्से में आ रही है, आप अच्छा चेहरा हो, आपको पूरे बिहार के लिए पार्टी काम करवाएगी। तब मैं जाकर के मैदान में उतरा और मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जो सच्ची बात है। पार्टी जब चाही तो मैं अपना तैयारी में उतरा, मैं अपने दोस्तों से, अहबाबों से मशवरा किया और आज पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ। पब्लिक लड़ाती है चुनाव और फिर सपोर्ट से चुनाव लड़ा जाता है ना। पार्टी आपको एक सिंबल देती है, उसके नाम से आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे आपकी मुकद्दर है। चुनाव लड़ना चाहिए आदमी को, मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं दे उस समय, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पे, किसी दूसरे को दे, तो क्या आप पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर उससे बगावत करके फिर अलग से इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे? क्योंकि जो आवाम के बीच जाऊंगा रियाज बाबू, मुझे आवाम जिस तरह से कहेगी, मेरे अपने समर्थकों के बीच में जाऊंगा, मेरे समर्थकों से मशवरा करूंगा कि क्या करना चाहिए, जैसा मशवरा देंगे वैसा करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन चुनाव लड़ूंगा, इतना सुन लीजिए। यानी चुनाव लड़ना आपका कन्फर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त से हमको चंद लम्हा निकाल के दिए, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों आज हमारे कुछ दोस्त का सवाल सेम था, इसलिए मैंने बार बार सवाल को रिपीट नहीं किया। उनमें से कुछ दोस्त हैं हमारे, एक जिसान राज साहब, MS मजहर साहब, साहिल आलम साहब का वही एक ही था कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, तो जदयू से ही लड़ेंगे वो। MD सालिम मंजर साहब, लड्डू सरकार बैगना साहब, सभी लगभग नज़र इमाम, बहुत सारे दोस्त के सवालात थे। मैं लगभग सभी के सवालात के जवाब मिल गए हैं। अगर जिसको नहीं मिला है तो नेक्स्ट टाइम फिर से आप हमको सवाल करेंगे, मैं आपके प्रत्याशी से फिर से सवाल करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त खुदा हाफिज़, साथ ही आशिक इलाही के साथ आपका अपना चैनल अपना गांव से।